हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने जो भी फिजिक्स का टॉपिक किया उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स किए। आज हम उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, आपका सिलेबस ग्रेविटेशन चैप्टर का इस पूरी वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो डोंट पैनिक, रिलैक्स एंड स्टे ट्यून्ड इस वीडियो के थ्रू आउट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। और बाकी अदर चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज मास, वेट एंड फ्री फॉल। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बेसिक बेसिक तो चीज़ें पता है, हम क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किस तरीके से करनी है और क्या चीज़ कितनी लिखनी है, वो सब चीज़ें करेंगे हम। फाइन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डिराइव करो एक्सप्रेशन g in terms of universal gravitational constant g, mass of earth, radius के, और एक्सप्लेन करो रीजन why a person weighs slightly less at the equator than at poles। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g को डिफाइन कर लेते हैं। दैट इज the acceleration experienced by a body when it falls freely under the influence of earth's gravitation। अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करे तो वो एक इन्फ्लुएंस फील करती है, एक्सपीरियंस करती है किसका? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसमें हम इसको देखते हुए हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नियर द अर्थ सरफेस इट हैज एवरेज वैल्यू ऑफ अबाउट, तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जी से। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? फोर्स इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ सकते हैं पेपर में। तो फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू में मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दूसरे ऑब्जेक्ट, और ये और जो हमारी अर्थ है उसके रेडियस का स्क्वायर। नहीं, ये सब चीजें हमने नीचे यहाँ पे लिखी हुई है। टाइप क्या होता है? Gravitational force of Earth and the body, universal gravitational constant, mass of body, and radius of Earth. According to Newton's second law, F is equals to mg। किस तरीके से प्रूव होता है? इक्वेटिंग ये हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर हम जो नॉर्मल फोर्स है हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ का, उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो न्यूटन क्या फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ का? F इज इक्वल्स टू m। Yes। और ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। हेयर हमने जी पुट किया है क्योंकि जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम फोर्स की जगह जो अभी ये फॉर्मूला पड़ा है यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एम जी पुट करके जी की वैल्यू निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस, जी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इन तीन पे डिपेंड करती है। तो उसका सेकेंड बाद का पार्ट क्या वो क्वेश्चन का पूछता है कि भाई द वेट इज लेस एट द इक्वेटर देन एट पोल। तो ऐसा होता क्यों है? कोई भी पर्सन है उसका वेट क्या होता है? फोर्स जो कि अर्थ उसको पुल करते हुए लगाती है, साथ में उसका मास क्या होता है? वो विच इज रिप्रेजेंटेड एज वेट इज इक्वल्स टू एम जी। राइट। बट जो कोई टू फैक्टर्स हैं जो वेट को स्लाइट डिफरेंस क्रिएट करते हैं इक्वेटर पे और पोल्स पे, तो उसके पीछे रीजन क्या क्या है? अर्थ का रोटेशन होना। अर्थ के रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है इक्वेटर। दैट इज एट द इक्वेटर अर्थ रोटेशन प्रोड्यूसेस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स आउटवर्ड। इससे क्या होता है कि ये रिड्यूस कर देता है इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वजह से क्या होता है? मेकिंग द अपेरेंट लेस वेट। जो रियल वेट होता है उससे अपेरेंट लेस वेट हो जाता है। लेकिन पोल पे ऐसा कुछ नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है? सिंस द एक्स उसके पास से पास होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा इंपॉर्टेंट?
जिससे वेट वेरी करता है, दैट इज अर्थ की शेप। अर्थ की शेप क्या होती है? ओब्लेट स्फीयर, मतलब प्रॉपर गोल नहीं होती हमारी अर्थ की शेप, सर्कल नहीं बनना है मेरे को। बाकी ये पूरी गोल ना होके थोड़ा सा इस तरीके से, लाइक थोड़ा सा रेडियस ज्यादा पॉइंट अगर नोटिस किया है इक्वेटर पे देन कंपैरिजन टू द पोल। तो इससे क्या होता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये बल्ज आउट होती है एट द इक्वेटर और फ्लैट होती है पोल्स के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज़्यादा होती है पोलरिटीज की, इसीलिए स्लाइड डिफरेंस होता है हमारे जी की वैल्यू में। तो कंक्लूड किस तरीके से करेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ड्यू टू द रोटेशन एंड ग्रेटर रेडियस एट द इक्वेटर causes the person's weight to be slightly less at the equator than comparison to the pole। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बॉल को ऊपर की तरफ अगर हम फेंकें कितनी वेलोसिटी से 49 मीटर पर सेकंड से, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी तक वो जाएगी, उसके बाद कितना टाइम उसको लगेगा कि वो वापस अर्थ की सरफेस पे आ जाए। थर्ड कहता है कि वेलोसिटी की किस वेलोसिटी के साथ वो अर्थ वापस जब स्ट्राइक बैक करेगी ग्राउंड पे तो वो कितनी वेलोसिटी से करेगी, और इसका वीटी ग्राफ बनाना है फॉर द एंटायर जर्नी ऑफ द बॉल यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के इक्वेशंस को यूज करते हुए हम अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इन सब चीज़ की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यू है 49 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट रीच कितनी होगी? वी अगर जीरो हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके लाइक हम यहाँ पे थ्रो करें तो मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वी है वो जीरो हो जाएगी। तो हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड, जिसमें क्या है वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ठीक, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh लगाएंगे तो इसमें वी स्क्वायर की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड रखते हुए यू को अगर राइट साइड लेके जाए तो ये वाली वैल्यू रिजल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे माइनस साइन किस तरीके से है कि जो हमारा जी है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, लाइक अगर कोई बॉल नीचे आएगी तो पॉजिटिव जी लगेगी। ठीक है, तो कैसी वैल्यू होगी ये की? पॉजिटिव। लेकिन अगर बॉल हमारी ऊपर के साइड पे हिट करेगी तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट विल बी नेगेटिव जी। फाइन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जी हमने लिया है वो ये वाली जो टर्म है वो नेगेटिव ले ली है। ये जो साइन देख रहे हैं नेगेटिव, इसी वजह से वैल्यूज पुट करेंगे भी हमारे पास जीरो जा रही है, यू हमारे पास 49 का स्क्वायर, ठीक है, वो इंटू में 9.8 और हमें हाइट निकालनी है तो हाइट इसका पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 122.5 मीटर आ जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट वो इस तक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो कितना टाइम टेक करेगी पूरी थ्रो से लेके वापस रीच होने तक ग्राउंड लेवल तक। तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे यू अपॉन में जी। यू अपॉन में जी किस तरीके से लगाया? ए का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये हो जाएगा यू अपॉन में टी, वी तो जीरो हो गया तो वी अपॉन में टी होएगा तो टी क्या होएगा? यू अपॉन में ए हमारा क्या है? जी। तो टी को इधर ले आएंगे तो यू अपॉन में जी विल बी इक्वल्स टू टाइम। एक साइड का टाइम क्या आएगा? ये ऊपर तक जाएगी बॉल 49 मीटर स्क्वायर पर सेकंड तक जाएगा ना, तो 5 सेकंड हमारा लगेगा और वापस आने में भी उसको उतना ही लगेगा 40। तो 10 सेकंड में उसकी फुल जर्नी रहेगी। वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे? तो ऑन रिटर्निंग द बॉल हैज द सेम स्पीड जिससे वो हमने फेंकी थी, इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस दैट विल बी 49 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। वेलोसिटी स्ट्राइकिंग ग्राउंड की कंक्लूजन में 49 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। वीटी ग्राफ अगर पूरा हमें दिखाना है तो नेगेटिव स्लोप बनेगा हमारा। नेगेटिव स्लोप कैसे? क्योंकि हमारी अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं नेगेटिव स्लोप किस तरीके से है, अगर वो इस तरीके से है तो ये पॉजिटिव स्लोप, और अगर ग्राफ इस तरीके से बने तो वो नेगेटिव स्लोप कहलाता है। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बना है तो दैट इज नेगेटिव स्लोप। इसमें दिखाएंगे वैल्यू 49 के लगभग है हमारी यू टाइम जीरो पे। ठीक है,
तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक। ये डिक्रीज कर रही है लीनियरली विद स्लोप 9.8, स्लोप की वैल्यू अगर सॉल्व करी जाए तो ये क्या बताता है, जो स्लोप है वीटी ग्राफ का, वो एक्सेलरेशन बताता है। एक्सेलरेशन है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि रीच करती है 5 सेकेंड में। इधर ग्राफ में साथ में प्लॉट होंगी लीजिए का टाइम, ठीक। यहाँ पे आएगी 5 सेकेंड और यहाँ पे आ जाएगी हमारी 10 सेकेंड। Based on the four distinct points, if an object weighs 16 Newton on Earth, but it will be its mass on the mass and weight on the moon. तो मास और वेट का डिफरेंस देखेंगे विजुअली। तो मास क्या कहता है, मास वो अमाउंट ऑफ मैटर जो कि बॉडी कंटेन। फोर्स और वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो वेट कहलाएगा, जिसमें मास और फोर्स इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, दैट इज। इसका क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे नहीं, लेकिन ये वेट है वो डायरेक्शनल होता है। डिपेंडेंस देखे तो इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, लेकिन ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मास है वो केजी में मापा जाता है और वेट है वो न्यूटन। तो हमारे पास गिवन है कि वेट दे रखा है और अर्थ किसी भी जो बॉडी है हमारे पास उसका 16 मीटर। तो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, लेकिन मून पे हमें उसका वेट निकालना है। तो जो ये बेसिक चीज़ है, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो 1/6 होता है हमारे अर्थ के कंपेरिजन। तो हम जो 10/6 लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पहले 6 पे निकालेंगे इसका, दैट विल बी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास निकालेंगे ऑब्जेक्ट के मून पे। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, हमने ऊपर पढ़ा। तो मास क्या आएगा, weighted on Earth upon the gravitation force on Earth, that will be 6 kg। तो उसका मास सब कहीं सेम रहेगा, दैट इज एवरीवेयर। तो अब निकालेंगे हम मून पे। तो मून का क्या होगा, वेट एट मून इज इक्वल्स टू एम जी। एम जी मून का जी, हम मून पे जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो लगाएंगे। तो मास उसका निकल के आ गया था हमारे ऊपर इस इक्वेशन पे। तो हम इसका वेट निकालेंगे मून के ऊपर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स 10 न्यूटन आएगा। वेट ऑन क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। कंक्लूजन इसका आएगा, मास हमारा आया ऑब्जेक्ट का 6 kg और वेट आया 10 न्यूटन। व्हाई डज अ फिजिकल बैलेंस मेजर मास व्हाइल अ स्प्रिंग बैलेंस मेजर वेट। जैसे कोई भी फिजिकल बैलेंस होता है वो मास को मेजर करता है, लेकिन जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वेट को मेजर करता है। इनके बीच में ये डिफरेंस चीज। तो देखते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। एक मास मेजर करता है, दूसरा वेट, इसके पीछे रीजन करते हैं। क्योंकि फिजिकल बैलेंस है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कंपेयर करता है द अननोन मास विद नोन स्टैंडर्ड मास यूजिंग अ लेवल प्रिंसिपल। जिसमें वो कंपेयर करते हैं उसके पास जो अननोन मास है उसको, जो उसके पास लेवल है ना स्टैंडर्ड जो नॉन मास का, वो उसके बेसिस पे मास निकालता है। ये वाई मेजर्स मास, वो मास ही मेजर क्यों करता है, क्योंकि ये बैलेंस करता है force of gravity acting on two different masses and the never effect of gravity cancel। इसमें क्या होता है कि जो दो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती होती है, क्योंकि एक तो वो खुद मशीन होती है और उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखे जाए तो वो भी ग्रेविटेशन, तो उसके से क्या होता है कि ग्रेविटी रिफ्लेक्ट आउट हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो रीडिंग जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकल वैल्यू, मतलब वो जी पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें देता है। और स्प्रिंग बैलेंस में देखें तो ये हुक्स लॉ पे डिपेंड करती है। हुक्स लॉ पे करती है तो इससे क्या होता है कि इसमें एक
एक्सटेंशन और कंप्रेशन होता है स्प्रिंग का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स माने कि जो भी आप ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के अंदर या पे हैंग कर लो, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रेशर क्रिएट करेगी या फोर्स अप्लाई करेगी, वो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल भी होगा उसके मास के साथ साथ, तो दैट विल बी वेट। तो ये क्या करता है कि वो वेट मेजर करता है। तो द रीडिंग डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लोकल वैल्यू ऑफ जी, मतलब दैट मीन्स कि वो जी पे डिपेंड करेगा, एंड इफ जी चेंजेस तो स्प्रिंग वैल्यू डिफरेंट रीडिंग शो करेगी। जैसे अगर हम स्प्रिंग वैल्यू को मान के लेके जाए तो वो डिफरेंट मास शो करेगी। समराइज करने से तो ये मास करता है कि दो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंपेयर करके दो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को फिर कैंसिल कर देता है ग्रेविटी। A spring battle measures weight because it directly responds to the gravitational force acting on the object. Why does an astronaut feel weightless in a spacecraft orbiting Earth? तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वेटलेसनेस क्यों फील करते हैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर जब वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है। तो और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट होता है और जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, ये दोनों ही फ्री फॉल की स्टेट में होते हैं अंडर द अर्थ की ग्रेविटी। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एग्जिस्ट हमेशा करते हैं। जैसे बोल देते हैं ना कि ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, तो देयर इज ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटी है वो डिपेंड नहीं करती कि वो डिसअपियर नहीं होती किसी भी ऑर्बिट के अंदर, कोई अगर रोटेट करे तो ये वीक बच जाती है हाँ अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में। बट जो स्पेसक्राफ्ट है और जो एस्ट्रोनॉट है वो कंटिन्यूसली ग्रेविटी से पुल किए जाते हैं। फ्री फॉल की कंडीशन क्यों फील होती है? जो स्पेसक्राफ्ट है वो मूव करता है फॉर विद अ हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी, एट द सेम टाइम जो अर्थ की ग्रेविटी है वो पुल करती है उसको डाउनवर्ड। दैट मीन्स कि जो स्पेसक्राफ्ट है जैसे जैसे आगे मूव करता है तो उसकी हाई टेंजेंशियल वेलोसिटी रहती है। सेम टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थ है वो अपना पुल भी क्रिएट करती है, ग्रेविटेशनल पुल, जो कि डाउनवर्ड होता है। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है जो स्पेसक्राफ्ट है वो कर्व पाथ में फॉलो करने में उसको हेल्प करता है अराउंड अर्थ ऑर्बिट। और इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट इनसाइड है वो फॉलिंग एट द सेम रेट, वो भी सेम रेट से फॉल करता है। तो रिलेटिवली क्या होता है कि जो स्पेसक्राफ्ट है दे फील लाइक कि फ्लोट कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन, कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता वहाँ पे। दैट मीन्स अर्थ के ऊपर वी फील वेट बिकॉज जो अर्थ ग्राउंड है वो पुश करता है हमें अपवर्ड क्योंकि रिएक्शन फोर्स के फॉर्म में। लेकिन ऑर्बिट के अंदर कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहता सरफेस के साथ, इस वजह से इस चीज का कोई सेंस नहीं होता कि वो फोर्स अप्लाई करे, रिएक्शन फोर्स। इससे भी वेटलेसनेस फील होती है इवन दो ग्रेविटी एक्ट होती रहती है उसके ऊपर एंड वेटलेस है। तो हम उसको यूँ नहीं कह सकते कि वो वेटलेसनेस फील करता है। दैट विल बी सेड एज apparent weightlessness, दैट मीन्स कि ग्रेविटी स्टिल प्रेजेंट होती है बट वो सेंसेशन डिसअपियर हो जाती है वेट की ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ सपोर्टिव फोर्स। जो हमने ऊपर समराइज करेंगे तो रिफ्लेक्शन इन आउटपुट बिकॉज बोथ दे एंड देयर स्पेसक्राफ्ट आर इन कंटिन्यूअस फ्री फॉल अराउंड द अर्थ, इसीलिए वो एक्सपीरियंस करते हैं सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with no support force acting on their body to float freely and perceive themselves as weightless. To the next question, a ball is dropped from a height 20 meter. 20 मीटर से कोई बॉल ड्रॉप करी जाए तो वो कितने टाइम में बात करते थे आप? तो इसमें हमारे पास जो गिवन है वो मेंशन कर लें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सोल्व करेंगे हम कौन से वाले फॉर्मूले में? S is equals to S equals to यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर वाली हम इक्वेशन यूज करेंगे और मेंशन करेंगे इसे मेंशन के लिए। प्लस में हाफ एटी स्क्वायर यू जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए की जगह हम क्या लिख देंगे जी टी, मतलब जी और टी का स्क्वायर है।
तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, आप साइड में देख सकते हो कि एस की जगह हमारी 20 मीटर हाइट पे है वो, ठीक है। तो अब हमारा ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो हाफ जी हमारा 9.8 है, टी स्क्वायर हम निकालना कितने टाइम में वो आगे, तो टी हमारा अप्रोक्स 4.08 निकल के आएगा टी स्क्वायर। तो ठीक है, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लगभग टू रीच द ग्राउंड। अगर एक स्टोन है थोड़ा सा जा जाता है वर्टिकली अप 11 50 मीटर, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करता है वो, तो हम लोग मेंशन कर देंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको ये वाली वैल्यू का पुट राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करके रीअरेंज किया गया है, जिसमें एच की वैल्यू साइड लेके ये वैल्यूज रख के पुट अप करके हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास अप्रोक्स दैट विल बी वैल्यू इक्वल टू अल्टर है वर्क एनर्जी और पावर के ऊपर क्वेश्चन। तो स्टेट करो वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, और अगर कोई कार है उसका मास 1000 kg है, मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी पे, और अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा तो कार कम्स टू स्टॉप आफ्टर 20 मीटर के बाद कार रुक रही। कैलकुलेट करो कि वो वर्क डन करके जो वो रुक जाती है उसके बाद, नहीं, बाय द ब्रेक टू स्टॉप वर्क डन, और मेंशन करना है कि क्या वर्क डन है और उसको जस्टिफाई करना। वर्क एनर्जी तो क्या कहती है, नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी that would be equal to change in its kinetic energy, that is delta K, potential kinetic energy final minus kinetic energy initial। हमारे पास रिएक्शन के डाटा देखे, सॉरी कंडीशन देखे या फिर गिवन है, तो हम इन चीज़ों को यूज करेंगे। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है, हाफ के जी का ये, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 और ये डिस्टेंस कवर बिफोर स्टॉपिंग 20 मीटर। इनिशियल अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें, हाफ इक्वल टू एम यू स्क्वायर, दैट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी हमारे पास, 0 हो रही, तो ये 0 हो जाएगी, तो वर्क डन हमारे पास आएगा माइनस का ब्रेक, राइट। तो साइन हमारा नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ब्रेक ब्रेक जो अप्लाई हो रहा है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के नेगेटिव साइन, जो अपोजिंग फोर्स लगता है वो रिड्यूस कर देता है काइनेटिक एनर्जी टू 0। फाइनल वर्क डन बाय द ब्रेक एंड जो, और नेगेटिव साइड की वजह क्या है, क्योंकि ब्रेक जो परफॉर्म करते हैं वो रिटार्डिंग वर्क होता है दूसरा होता है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन अप्लाई किया जाता है बॉडी पे, वो डिस्प्लेस करती है 4 मीटर से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन निकालना है। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स हमारे पास किया है, डिस्प्लेसमेंट हमसे दिया है, एंगल जो है वो हमारे 0 डिग्री से, ये तो वैल्यूज पुट करेंगे तो cos 0 जाएगी 1, तो हमारे पास 200 जूल आएगा वर्क डन, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पे है, डिफाइन करना है पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, द रेट एट व्हिच वर्क डन इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर। उसके फर्दर क्वेश्चन में पंप का वो लिफ्ट करता है 100 kg ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 50 सेकेंड। कैलकुलेट करनी है हमें पावर ऑफ द पंप, पंप की पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम,
मास हमारे पास 100 kg है, राइट। हाइट गिवन है, टी गिवन है और जी है हमारे पास। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? mgh, दैट इज इक्वल टू द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हमने शुरू में क्या मेंशन किया हमें? हाँ हाँ, हमें वर्क डन अपॉन में तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? mgh, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसके पास। वाटर कलर कितनी हाइट पे इंडिविजुअल उसके पास क्या कैरी करेगा? वो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैरी करता है तो उससे क्या है कि हम एमजीएच के फॉर्मूला में फिट करके मास, ग्रेविटी और हाइट लगा के वजन की वैल्यू निकालेंगे और इसको पावर के फॉर्मूला में यूज करेंगे तो हमारे पास 392 वोल्ट की पावर आ जाएगी। डिराइव करो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग वेलोसिटी v। सेकंड क्वेश्चन है इसमें टू बॉडीज ए एंड बी, इनका मास m और 4m, अगर if they have the same momentum, ठीक है, कैलकुलेट करो उनका रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैंने डिराइव कर लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का। तो सपोज कर लेते हैं एक बॉडी, उसका मास हम रेस्ट कांस्टेंट फोर्स पे अप्लाई हो रहा है जिससे वो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर रही है बॉडी मास है थ्रू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफ अटेनिंग वेलोसिटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पुट अप करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर और बैक करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज को यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन की ये वाली थर्ड इक्वेशन है उसको यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर निकल जाएगा 2a। तो ए हमारा कितने बराबर आएगा? वी स्क्वायर बाई 2। वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे इसके अंदर, जो अब हमने इक्वेशन निकाली है इस इक्वेशन के अंदर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो that will be written as mass into the v square अपॉन में 2। तो अगर इसको हम साइड बाई करेंगे 1/2 से तो that will be equal to kinetic energy। Work done on the body stored as the kinetic energy, that is Ek is equal to half of v square। Ratio of kinetic energy is the two bodies given that हमारे पास A का मास, B का मास और उनका m मोमेंटम। तो एक का मोमेंटम दूसरे का मोमेंटम के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने देखा कि ये वैल्यू दिखा रखी है कि किस तरीके से ये इस फॉर्म में चेंज हुआ। तो ये हम सॉर्ट कर लेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू में वेलोसिटी, राइट। मास इनटू में वेलोसिटी। तो p इज इक्वल टू mv है हमारा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एक्चुअली और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के अंदर किस तरीके से पुट किया है इसमें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हम v की वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे, p बाय m होता है, राइट। मोमेंटम की फॉर्मूला से अगर हम v को निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू p अपॉन m। p की जगह तो v की जगह p अपॉन m लिखेंगे तो हम p का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर हो जाएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक m बचेगा, ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा। अब चलो लिख देते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो दे कैन क्रॉस चेक। और यहाँ पे m था ही, राइटिंग करा दो क्योंकि मेरे ज़्यादा डिवाइसेस नहीं है। स्क्वायर का स्क्वायर से एक m कट जाएगा तो दैट विल बी रिटर्न एज 3 स्क्वायर बाय 2। दैट विल सब्स्टिट्यूटेड टू p स्क्वायर बाय 2। ये हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? मोमेंटम के फॉर्मूले के को यूज करते हुए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वो वैल्यूज यूज करके
हम ये फॉर्मूला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ए बॉडी पे क्या लगेगा जिसका मास m है, दैट विल बी सेम, और दूसरी बॉडी का जिसका मास 4m है, तो दैट विल बी रिटन एज दिस। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4:1। इट विल दैट इज रिटन ओवर हियर। एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg, वो कैप्ट करी जाती है 5 मीटर की हाइट पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो हाइट पे अगर ऑब्वियसली वो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इफ इट फॉल्स फ्रीली, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बेसिकली अगर आपको अगर वन वर्ड में वन मार्क वाले क्वेश्चन में आ जाएगा तो भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसको डिटेल लेवल से करते हुए भी होगा। तो इसके साथ में क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर हाइट पे क्या होगी, mgh वैल्यूज रखेंगे, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी 98 जूल। राइट, इजी है ना, फॉर्मूला में पुट कर दो, वैल्यूज निकालो। इसके साथ क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी जैसे फॉर हीटिंग द ग्राउंड क्या आएगी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हुए हम क्या मिलेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे शुरू में ही यहाँ 98 जूल है, तो वो चीज़ें जमीन पे आ गई है उसकी तब भी, या फिर दी बिफोर रीचिंग ग्राउंड, तो भी वो इसी वैल्यू पे रहेगी। क्यों? क्योंकि नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क होता है। At the top, the energy is 98 joules just before hitting the ground. Energy is entirely kinetic. यहाँ पे kinetic energy, potential energy initial पे करो जाएगी, so our answer will be 98 joule. तो conclusion ये है, ये value। Next है, check करो law of conservation of energy। तो हमें ये पता है कि energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. The total energy of an isolated system remains constant. मैथमेटिकल इसको टोटल मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट फ्री फॉल फ्रॉम अ हाई एज। इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई ये कैसे होगा, तो डिराइव करके बताना है। और अपने डायग्राम के लिए हम डायग्राम शो करेंगे, तो दैट विल बी डेफिनेशन अभी डिस्कस कर लिए, तो कंसीडर करेंगे हम सबसे पहले बॉडी का मास m जो फ्रीली फाइट फ्रीली फॉल करी फ्रॉम द हाइट एज। हाइट को यहाँ पे हमने y मान लिया है अबाउट द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारी, ये एक पर्टिकुलर हाइट, यहाँ पे कहीं बीच में तो कहीं पे भी इस पॉइंट फाइंड, ठीक है। तो अगर हमसे कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh हो, यहाँ पे हाइट क्या है y, तो हम y पुट कर देंगे h की जगह। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट दिस पॉइंट क्या आएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये क्या है, वी स्क्वायर माइनस 2as वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह g रख देंगे, और हमारे पास हाइट क्या है, h माइनस 1, ये वाली हाइट जो है वो निकाल। तो इस पॉइंट इस थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हमें हमारे पास क्या आएगी, दिस। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू mgh। तो दैट मीन्स हमारा E एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। दिस शोज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्री। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बाकी पॉइंट्स में देखें, अगर पूरी एच हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी तो mgh रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वो टॉप हाइट पे गई। तो टोटल क्या है mgh। मिडल हाइट पे देखें, अगर h/2 हाइट है तो हाफ ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाफ ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, टोटल करेंगे तो भी mgh जाएगा, और हाइट अगर 0 कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी हमेशा ही इतनी की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। During free fall, potential energy continuously converting to kinetic energy, but the sum remains constant, illustrating the law of conservation of energy. इसमें हम यही नॉलेज यूज करते हुए हम पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। पेंडुलम रिलीज किया जाता है एक साइड,
ठीक है। एक्सप्लेन करना है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ऑसिलेशन के दौरान करता है। तो ड्यूरिंग अ पेंडुलम ऑसिलेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म करती है बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक फॉर्म। तो इसको इलस्ट्रेट करेंगे चलाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए। तो एक्सट्रीम पोजीशन जैसे ये पेंडुलम का लोवेस्ट पोजीशन, ये हाईएस्ट पोजीशन है दोनों साइड। तो ये क्या कह रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट और राइट वाली ये दो पॉइंट है। दिस वन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो पेंडुलम की जो बोब है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है। ठीक है, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मिडिल पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट एक्सट्रीम पे। तो अगर ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है राइट, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ड्यू टू हाइट, पर्टिकुलर हाइट होने की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। जो बोब है वो मोमेंटली स्टॉप करेगा बिफोर रिवर्स, मतलब कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करेगा जिससे वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी को और देन मूव करेगा वापस से काइनेटिक एनर्जी लेते हुए। तो सेंट्रल पोजीशन में देखें तो जो बोब है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे रहेगा, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इसका, यहाँ पे हाइट जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मींस मैक्सिमम स्पीड। बैक टू द एक्सट्रीम दूसरा अपोजिट साइड का यहाँ जो क्राइटेरिया सेम लगा था वही ध्यान रखें। लेफ्ट में जो लगा था वो राइट में। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम में होगी। तो इसमें ऑब्जर्व किया हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द स्पेस, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अज्यूम करो कोई ये रेजिस्टेंस नहीं है, एनर्जी सिंपली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक। डिफाइन करनी है पावर क्या होती है, इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, एक यूनिट। इसका पार्ट पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है उस पर 2 किलोवाट की पावर है, यूज करती है पंप करने में वाटर टू टैंक एट हाइट 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट पे वो पंप करता है टैंक में वाटर। एक मोटर जो कि मोटर 30 मिनट के लिए चलती है, कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है इन जूल एंड इन किलोवाट आवर। और अमाउंट ऑफ वाटर बताना है कि कितना पंप किया गया इस टैंक में, अगर इसकी 100% एफिशिएंसी है किसकी, जो हम मोटर यूज कर रहे हैं। जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो पावर क्या होता है, द रेट एट विच वर्क डन इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दैट इज फॉर्मूला इज W/T। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर वॉट। और 1 वोट किसके बराबर होता है, 1 जूल/सेकेंड पर सेकेंड। तो लार्जेस्ट यूनिट किलोवाट होगी, जहाँ पे किलोवाट में वोट में कन्वर्ट करें तो 1000 वोट। पावर दे रखी है मोटर की 2000 वोट, टाइम दे रखा है हमारे पास 1800 सेकेंड, हाइट 10 मीटर, जी 10 मीटर। तो इफिशियंसी अगर 100% है, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, पावर इंटू, ये फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम एनर्जी का पावर के रिलेशन के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पावर है। तो अगर इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 किलोवाट विल बी इक्वल्स टू 3.6 10 की पावर 6 वोट की एनर्जी। फिर हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में और किलोवाट आवर में निकाल दो। अमाउंट ऑफ वाटर जो पंप करेगी वो इक्वल्स टू mg, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जब इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब वाटर को गेन कर लेगा, तो मतलब स्पीड पे चला जाएगा। तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, mgh। इसमें मास का फॉर्मूला निकाल लेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना मास ऑफ वाटर पर चला गया है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है वो है 36,000 kg। अब हम पे 1 लीटर के अकॉर्डिंगली एज्यूम कर लेंगे तो हमारे पास इतने लीटर वाटर पंप हो जाए। डिराइव करना है हमें एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v। डेरिवेशन हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का एम बी के फॉर्म में, हमें इसकी डेरिवेशन करनी है। कंसिडर करो मास ये है, वेलोसिटी v। तो वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
और इफ अगर f इज द कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी रिप्लेस कर देता है थ्रू अ डिस्टेंस। बॉडी का सिंबल तो ये हो गया, फोर्स इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हम इस इक्वेशंस को भी यूज करेंगे, थर्ड मोशन इक्वेशंस को यूज करते हुए एस की वैल्यू सॉर्ट आउट कर लेंगे दिस। तो ये वैल्यू फोर्स इक्वल्स टू एन में, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू पे। तो हम इसको किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, दिस इज द फॉर्म, और इससे हम सॉल्व करके ये निकालेंगे। ये और जो ये वैल्यू है इसके अंदर यू हमारा जीरो है, क्योंकि बॉडी है वो स्टार्ट कर रही है जस्ट से। तो वर्क विल बी हाफ एम स्क्वायर, दैट इज एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलो, हाइट 5 मीटर पर रखी है, इसकी कुछ एनर्जी के एम जी एच होगी 98। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई भी क्वेरीज है आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क एनी टाइम। आप मैसेज कर दो या मैंने मेरी आईडी ड्रॉप की हुई है मेरे चैनल पे, उस पे आप ड्रॉप कर सकते हो। कोई हेल्प चाहिए हो या पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो कमेंट डाउन, या फिर मेरे को मैं लिंक शेयर कर दूंगी अगर आप लोग डिमांड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, so you can practice easily। आपको एक फॉर्मेटेड फॉर्म में सब कुछ प्रॉपरली सोल्व करके और रिटर्न फॉर्म में मिल जाए कंटेंट, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आई फील मुझे ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था, बट एट लास्ट मैंने ये कुछ टाइम से प्रिपेयर किया है। मैं प्रेजेंटिंग दिस ऑल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।